दूसरी जबान वो जबान है जिसका तायुन पैदाइश से और कुदरत से हो जाता है। तो ये चॉइस आपकी नहीं है, आपको ये इख्तियार नहीं है कि मेरे बच्चे पंजाबी या सिंधी या पश्तो बोलते हुए पैदा होंगे, ये तो आपको इख्तियार दिया नहीं गया। दूसरी बात यह कि हम पाकिस्तान की जबानों को इलाकाई ना कहें, हम इलाकाई का लफ्ज या रीजनल लैंग्वेज कह के हम खामखा उनके दायरे को महदूद करने पर तुल जाते हैं, गोया जबान सिर्फ एक इलाके तक पाबंद है, उससे आगे उस जबान का कोई हैसियत या कोई दायरा कार नहीं है। मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इलाकाई जबान है और वो अंग्रेजी है, जो क्लिफ्टन की इलाकाई जबान है। तो उसके अलावा कोई जबान ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंधी बोलने वाले आपको लाहौर में या इस्लामाबाद में नहीं मिलेंगे, या पंजाबी बोलने वाले आपको कराची में या सखर में नहीं मिलेंगे। तो हम खामा खाई इन जबानों को इलाकाई कहते हैं। इन्हें बहुत फख्र के साथ और अपनाइयत के साथ कौमी जबानें क्यों ना कहें, बैनुल अक़वामी जबान क्यों ना कहें, हमें अपनी जबानों पर फख्र होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर व नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट BBTV जर्मनी से जनाब डॉक्टर आसिफ फरहू के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी समाअतों का इस वक्त हम सफ़र हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ये प्रोग्राम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और देख भी रहे होंगे। आज सबसे पहले मैं तारुफ कराता रहूँ कि डॉक्टर आसिफ फरहू के हवाले से आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो नहायत ही काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। इस वक्त जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस स्पेशल BBTV की ट्रांसमिशन में। इफ्तिखार साहब, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ और प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। बहुत मेहरबानी जी, इनके साथ मौजूद हैं जनाब अमजद साहब। मैं अमजद साहब को भी अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और डॉक्टर आसिफ फरहू के हवाले से जनाब से हम बात करेंगे। पाकिस्तान की एक बहुत ही मारूफ शायरा मोहतरमा डॉक्टर फातिमा हसन भी इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत आपको खुशामदीद और सलाम पेश करता हूँ आपको। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बाद में कोशिश करूंगा कि हमारे साथ प्रोफेसर सहर अंसारी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। सहर साहब, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सहर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी। हमारे एक आज के एक और मौजूद मेहमान डॉक्टर औजे कमाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि हम टेलीफोनिक राब्ते पे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को आगाज करें और प्रोग्राम को हम यहाँ से ऑन एयर अपने सामईन के लिए पेश करना चाहेंगे। डॉक्टर आसिफ फर्रुखी का ताल्लुक मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आसिफ फर्रुख साहब मुमताज़ अफसाना निगार, मुतरजिम और मुदीर हैं, और मैं उनके बारे में आपको बताता भी रहूँगा, उनके हवाले से बात भी करते रहेंगे। लेकिन हम सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में BBTV के हवाले से लोग आपको सुनना चाह रहे हैं और डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के हवाले से भी कुछ जानना चाह रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सारी दुनिया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, मुल्क से बाहर हो, वो सब एक बहुत ही तकलीफ के और बहुत ही दुख के आलम में हैं। मौत बरहक है, आना होती है, और उसके लिए कोई उम्र जो है वो तवील नहीं होती और कोई उम्र कसर नहीं। जब मौत वाक़ हो जाती है तो हम सब तस्लीम कम कर देते हैं, मगर जब हमारे प्यारे हमारे दरमियान से उठते हैं तो उसका दुख और उसकी तकलीफ लाज़िम होती है। जितना वो हमारी शख्सियत हमारे वजूद में शामिल होती है, जब वो रुखसत होता है तो उतना ही नुकसान और उतना ही ज़ियाँ हमें महसूस होता है। आसिफ उन लोगों में थे जो उर्दू अदब की तरोीज व फ़रोग़ के हवाले से, उसकी तख्लीकी जहतों के हवाले से, अपने तर्जुमे के हवाले से, अपने काम के हवाले से उन्होंने बहुत सी जहतों में काम किया और सब जहतों में बहुत नुमायाँ रहे। उनका जिक्र हमारे दोस्त करेंगे, बहुत सी चीज़ों का तज़किरा करेंगे,
मगर ये जो जामे सिफात लोग होते हैं उनमें अक्सर ये होता है कि बाज़ जिहतों में वो नुमायाँ हो जाते हैं और बाज़ जिहतें पीछे रह जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अमली ज़िंदगी में अदबी सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं उनकी जो तख़लीक़ी जिहत है वो पीछे रह जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तख़लीक़ी जिहत कोई अमली कदम उठाने नहीं देती। आसिफ वो नौजवानों में हैं कि जिन्होंने शुरू ही से अपनी तहरीरों से, अपने अफ़सानों से अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। उनको बाज़ बहुत सहूलतें हासिल थी। सहूलत ये थी कि वो एक बड़े ख़ानदान में, ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए थे जो क्लासिकी रवायत का अमीन था। असलम फ़र्रुख़ी और ताज बेगम ताज फ़र्रुख़ी, उनके वालिदैन दोनों ज़ाहिर है कि सब सारी उर्दू दुनिया उनके काम से और उनके नाम से वाक़िफ़ है। जैसे मुहक़्क़िक़ और जैसे बड़े नक़्क़ाद और जैसी बड़ी नस्ल लिखने वाले जैसे असलम भाई को पहचाना गया और उनकी दूसरी बेटियाँ और दूसरे उसका तज़किरा ज़रूर करना चाहिए कि उनके जो चचा थे अनमार सिद्दीकी साहब, उनके बारे में लोग उतना दोनों शख्सियतों को जोड़ नहीं पाते। और वो ये है कि अनमार सिद्दीकी साहब तरक्की पसंद तहरीर के बहुत नुमाइंदा आदमी थे और उन्होंने रूसी ज़बान व अदब के सिलसिले में बहुत काम किया और बाएँ बाजू की जो अदबी सियासत और सहाफ़त थी उसमें बहुत किरदार था। चुनांचे बचपन ही से उनको ये दो बड़ी जिहतें सामने उनके आईं। फिर उन्हीं के ज़माने में आप जब उनकी तहरीरें देखेंगे तो उसमें शुरू में उन्होंने असर कबूल किया जिन लोगों से मोहम्मद हसन अस्करी और मुमताज़ शीरीन की ज़ात गिरामी शामिल थी। आखिर तक वो उनकी जो रवायत है तनकीद की और अफ़साने की उससे जुड़े रहे। और दूसरी तरफ आखिर ज़माने में आपने उनको देखा कि वो आपको इंतज़ार हुसैन के साथ नज़र आते हैं और शम्सुर रहमान फारूकी के साथ नज़र आते हैं। ये दोनों भी उसी रवायत से मुसलसल थे और उनके अफ़सानों में और उनके तख़लीक़ी सफ़र में समझिए 6 या 7 मजमूए जो उनके अफ़सानों के हैं उनको आप देखेंगे तो आपको बतदरीज एक इर्तिक़ा की सूरत नज़र आएगी। ये एक यानी सब तफसील से हर अफ़साने को गुफ्तगू करने वक्त भी न हो। दूसरी जो उनकी अहम जिहत थी वो दुनियाज़ाद एक ऐसा रिसाला था कि जिसने सारी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा था। आम तौर पर जो रिसाले होते हैं सारे अदबी दुनिया सब ज़माने में हर ज़माने में भी होता है कि मखज़न के लिखने वाले और नक़ूश के लिखने वाले और फ़नून के लिखने वाले और औराक़ के लिखने वाले और अफ़कार के लिखने वाले और नया दौर के लिखने वाले, ऐसे ही इनके भी लिखने वाले जो हैं बाज़ मख़सूस नाम भी हैं। मगर एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह है कि इनके यहाँ आपको वो लोग भी मिलेंगे जो क्लासिकी अदब और रवायत की तहज़ीबी और क्लासिकी रवायत से जुड़े हुए हैं। उन लोगों की तहरीरें भी शामिल होती थी और दूसरी तरफ जो नज़रियाती तौर पर बाएँ बाजू के लिखने वाले थे वो भी आपको इसमें नज़र आते हैं। कोई इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आती। और इफ्तिखार साहब मैं चाहता हूँ कि आपकी गुफ्तगू को हम इसको जारी रखते हैं। अमजद साहब मौजूद हैं और उनका भी काफी वक्त जो है वो डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के साथ गुजरा है। अमजद साहब बहुत सारे अवार्ड मिले, चमका इम्तियाज, वजीर आजम अदबी अवार्ड और डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के बहुत सारे पहलू हैं जो किताबों के तर्जुमे हैं। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है और काफी प्रोग्राम हो सकते हैं। तो अमजद साहब आपके साथ काफी वक्त गुजरा, तो आप उनकी जो शख्सियत थी उसको किस निगाह से देखते हैं? अमजद साहब। जी, मैं भी इफ्तिखार भाई की बात ही को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे तो हम सब जानते हैं कि उनकी जो परवरिश हुई, जहाँ से उन्होंने अपनी इब्तदाई उम्र में जो कुछ सीखा वो एक बहुत बड़ा अदबी घराना था। इसके बाद फिर वो साइंस के स्टूडेंट रहे और उन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की और फिर हम देखते हैं कि जो फिक्शन की दुनिया में या लिटरेचर की दुनिया में आए तो अफसाने तो उन्होंने बिला शुबा बहुत उम्दा लिखे ही,
पर्चा बहुत कमाल का निकाला, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अहम बात जो है वो ये है कि गैर मुल्की ज़बानों का अदब जो है, आला अदब, और उसके साथ साथ जो असर हाज़िर का अदब जिसको कहना चाहिए, बहुत कम लोग हमारे यहाँ हैं ऐसे जिन्होंने उस अदब को तर्जुमा किया है। हम देखते हैं मंटो साहब के ज़माने में अर्ली 40s में रशियन अदब जब आया तो उस वक्त जो रशिया में अदीब उनका तर्जुमा लोगों ने करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ ये रवायत कोई ज़्यादा चली नहीं है। और जो चीज़ें दुनिया में सिक्का बंद हो गई, स्पेन में लोरकास आ गए, ब्राज़ील में कोई, चिली में जो, तो वो बड़े देर के बाद हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ कि आसिफ फरगी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने दुनिया में जहाँ भी बहुत आला, बहुत उम्दा और बहुत आगे की तरफ देखने वाला अदब लिखा जा रहा था, उसको बड़े गौर से पढ़ा भी, समझा भी, और उसको बहुत उम्दा तरीके से हम लोगों तक, अपने करीब के लोगों तक पहुंचाया। तो आज की जो नस्ल है उर्दू अदीबों की, लिखने वालों की, नक्कादों की, मैं ये समझता हूँ कि आसिफ फरगी का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि उसने वो बहुत सारे रास्ते खोले जिनकी तरफ लोग कम जाते थे या जिन तक उनकी रसाई नहीं होती थी। इसी तरह हम देखते हैं कि जब उन्होंने खुद अपना रिसाला निकाला तो उसमें भी हमें एक खास नजरिया जो है, जो कि बहुत अगरचे खुला ढुला था जिसको कहना चाहिए, लेकिन वो अदब और जिंदगी के तवाज़ुन के बारे में एक खास तरह का मुतवाज़न रवैया रखते थे। आमतौर पर हमारे यहाँ ये जो पोलराइजेशन थी कि कुछ लोग जो हैं वो अदब बराए अदब का नारा लगाकर बिल्कुल एक साइड पे चले गए और कुछ अदब बराए जिंदगी की बात करते हुए दूसरी साइड पे चले गए। मैं ये समझता हूँ कि आसिफ फरगी जो है वो उन लोगों में से था जिन्होंने इन दोनों इंतहाओं में एक बैलेंस पैदा करने की कोशिश की। जहाँ तक मेरे उनके जाती ताल्लुक का है तो मैं मिला तो उनसे असलम भाई की मार्फत ही, लेकिन उसके बाद उनसे एक मोहब्बत का एक ऐसा ताल्लुक पैदा हुआ जिसको मुख्तलिफ हमारे अदबी मुज़ाकरों में हम मिलते रहे। फिर ये अदबी मेले जो उन्होंने किए ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, उसमें भी, और उसके अलावा बहुत सारे बाहर गैर मुमालिक में भी, तो वो मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह थे। लेकिन मैं अदब का मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा अच्छा पारिक थे कि मैं आमतौर पर, मेरी एक आदत है कि मैं जब कोई नई चीज़ लिखता हूँ तो मैं चंद दोस्त हैं अहबाब जिनको वो फॉरवर्ड करता हूँ। तो मेरी उनसे जो आखिरी बात गुफ्तगू हुई आज से कोई 13-14 दिन पहले, इत्तेफाक से एक नज़्म मैंने लिखी थी कि कोरोना के बाद दुनिया क्या होगी, तो वो मैंने उनको भी भिजवाई। तो मुझे फ़ौरन उनका टेलीफोन आया जवाबी, और उन्होंने ये कहा कि ये नज़्म आपने किसी को देनी नहीं है, ये मैंने दुनिया आज़ाद के लिए रख ली है। तो ये उनसे मेरी आखिरी बात हुई। ज़ाहिर है इसमें उनकी मोहब्बत भी थी, लेकिन जिस हवाले से, वही जो हवाला मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि क्योंकि इस नज़्म में भी एक इंटरनेशनल हवाले से कि हम सारे अदीब, सब सोचने वाले लोग जो हैं वो एक ही बरादरी का हिस्सा हैं, और उसमें जो बहुत गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं जो ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को एक जगह पर जमा करने वाले जो लोग हैं उनमें मैं समझता हूँ कि हमारी नस्ल में, हमारे बाद की नस्ल में आसिफ फरगी एक ऐसा नाम था जिसका मुतबादल कम अज़ कम फौरी तौर पर मेरे ज़हन में तो नहीं है। अच्छा अमजद साहब, हम इस पे बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करेंगे इंशाल्लाह। सहद अंसारी साहब, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो। सहद साहब, जब आसिफ फरगी नवी जमात में थे तो उन्होंने अपना एक मजबून नया फूल के नाम से अफकार में छापा, तो किसी ने कहा कि ये शायद असलम फरगी साहब ने अपने बेटे के नाम से गलती से मजबून छाप दिया। तो आपने फिर उनको बुलाया, डॉक्टर आसिफ फरगी को, और उनके हवाले से आपने उनसे पूछा इस मजबून के हवाले से। तो सहद साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है डॉक्टर आसिफ फरगी के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? सहद साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? आई थिंक कि सहद साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं औजे कमाल भाई, आपसे पहले डॉक्टर फातिमा हसन से पूछना चाहूंगा कि वो किस हवाले से आसिफ फरगी को देखती है और उनके काम को देखती है। कि 9 साल का बच्चा पहला बड़े
बड़े रिसाले में। जी डॉक्टर साहिबा। मेरा जो आसिफ से ताल्लुक है वो सन 73 के बाद कायम हुआ, सन 74 में, क्योंकि मैं सन 73 में कराची आई थी ढाके से। हालांकि मैं पैदा कराची में हुई थी लेकिन इब्तदाई जिंदगी ढाके में गुजरी थी। हाँ, जब मैं सन 74 में यहाँ आई और हमारा एक हलका था नसरी नज़्म लिखने वालों का, तो आसिफ भी उस हल्के में शामिल थे और नसरी नज़्में लिख रहे थे और साथ ही वो कहानियां भी लिख रहे थे और मज़ामीन भी लिख रहे थे, क्योंकि आसिफ बड़े वर्सटाइल राइटर थे और उनकी ज़िंदगी का ये पहलू बहुत अजीब था कि एक तरफ वो मेडिकल के स्टूडेंट हो गए, तालिब इल्म हो गए, और दूसरी तरफ वो अदब में भी पूरी तरह दाखिल रहे। और जैसा कि आसिफ ने लिखा है, बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक आसिफ एक कहानीकार थे और कहानी कहने का ये फ़न कुछ तो उनके अंदर था और कुछ वो उन्हें मेरा ख्याल है विरसे में भी मिला था, जो जेनेटिक में भी उनके शामिल था, क्योंकि वो किरदार, जो भी किरदार होता था उसमें किरदार ही होता था, कहानी उतनी नहीं होती थी, लेकिन वो इस किरदार को इस तरह से अपने मुशाहिदों और बयान से दाखिल करते थे कि पढ़ने वाला उसमें कहानी का पूरा लुत्फ लेता था। मसलन सन 1989 में, जिसके लिए आसिफ ने कहा है कि कहानी भर जिंदगी पहले मैंने उनकी कहानी इजहार में शाये की थी, और उस वक्त आसिफ मेडिकल के स्टूडेंट थे और मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रिसाले इजहार में नायब मुदीरा थी, और एक कहानी आदमी शाये की थी जो अभी भी मेरे पास मौजूद है। और वो कहानी एक कॉलेज के तालिब इल्म की थी जो कॉलेज से निकलता है और अपने घर सख्त चिलचिलाती धूप में अपने घर की तरफ रवाना है। ये इत्तेफाक से फरवरी सन 1979 था, और फिर उनकी आखिरी कहानी भी मैंने ही फरवरी में शाये की है और जो मैंने अभी इस पे भी डाल दी है तो फेसबुक पर, और ये संगत में शाये हुई है। और फिर वो एक शख्स है जो एक घर की तलाश में है। तो फन जो बुनियादी बुनत है कहानी की, और जो उनका लिखने का तरीका है, और जो उनका उसलूब और लफ्जियात है और मुशाहिदे हैं, और अपने को किरदार में दाखिल करके एक कहानी बना देना, ये आसिफ का फन था। और ये फन इतना मंझा, और उनकी कहानियों में हमें अपनी जिंदगी की इतनी झलक नजर आती थी। जब वो समंदर की चोरी अफसाना आया तो मुझे बेहद पसंद आया, और मैंने चाहा कि मैं इस पर लिखूं, क्योंकि ये हमारी आज की जिंदगी थी, हम कराची वालों की जिंदगी थी। समुंदर गुम हो रहा था, और आसिफ के साथ ये जो शहरजाद का तस्करा आया है ना, तो मुझे लगता है कि आसिफ बुनियादी तौर पे कहानी को महफूज करना चाहते थे और दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे, और शहरजाद दानिस्ता या गैर शऊरी तौर पर एक अलामती नाम बन गया, क्योंकि वो सारी दुनिया से कहानियां ढूंढ के लाते, नॉवेल लाते, और वो शेयर भी करते हैं और उसके तर्जुमे भी करते हैं, दुनियाजाद में शाये भी करते और हमें भी सुनाते। और फिर अपने यहाँ के कहानीकारों के साथ जो उनका रवैया था, मसलन इंतजार हुसैन, डॉक्टर हसन मंजर, अगर हसन मंजर के पीछे आसिफ की शख्सियत ना होती तो वो जिस तरह के लिखने वाले हैं गोशागीर, उनके कहानियों और उनके बहुत बड़े बड़े नावलों से हम महरूम रह जाते। इसी तरह वो असद मोहम्मद खान और अब्दुल्ला हुसैन, ये तो मारूफ कहानीकार थे। लेकिन आप ये देखिए कि फहमीदा रियाज की कहानियां उन्होंने शाये की, दुनियाजाद में ही छपती रही, और उनके इंतकाल के बाद उनकी डायरी की एक एक लाइन को उन्होंने महफूज किया और हम तक पहुंचाया, जो उनका आखिरी शुमारा आया। और खालदा हुसैन, उसका भी मुझे याद है कि जब वादा कायम हुई तो उन्होंने खालदा हुसैन पर एक प्रोग्राम करने के लिए फहमीदा से कहा, और फहमीदा ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम खालदा हुसैन पर यहाँ प्रेस क्लब में किया, जिसमें उन्होंने फिर एक और कहानीकार को, जिनको हमने अदबी आसिफ के ही हवालों से पहचाना, आमिर हुसैन को लंदन से बुलाया, जो खालदा के मद्दा थे और जिनका मुतालिया उर्दू कहानियों और अंग्रेजी कहानियों दोनों पर था। आसिफ असल में एक राब्ता थे, एक पुल थे
कहानीकारों के दरमियान, कहानियों के दरमियान। और वो ये भी उन्होंने किया कि अजरा अब्बास को और मुझे, मेरी वो डायरी अगर वो ना ले जाते और जिस पर उन्होंने कहानियां याद रह जाती कि उन्वान से बहुत अच्छा मजमून लिखा है, और शाया ना करते शहरजाद से, तो शायद मेरी सारी कहानियां गुम हो जाती जो मैंने उसका उन्वान रखा था। कहानियां गुम हो जाती हैं। और उसके ही दिबाचे में उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, कहानी भर जिंदगी। और उन्होंने ये कहा था कि कहानियां कहाँ गुम हो जाती हैं, वो तो याद रह जाती हैं। ये हो सकता है कि कहानीकार गुम हो जाए, और वो कहानीकार को गुम होने से बचाते रहते थे। लेकिन अच्छा, हमें बहुत डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गुम होने का जो खतरा था, एक तहरीर अगर गुम हो जाए किसी की तो ऐसा है कि जैसे उसका एक जखीरा चला गया। क्योंकि डॉक्टर आसिफ फरूकी जरीदा दुनिया तुम्हारे आए और हमारे साथ इसका डॉक्टर औजिक कमाल मौजूद है, तो एक बहुत बड़ा मुजल्ला अदब। तो इस सवाल को डॉक्टर आप आसिफ फरूकी के इस पहलू को कैसे देखते हैं कि जो उन्होंने 25 आपकी आवाज नहीं आ रही भाई इधर। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको औजिक कमाल भाई? जी, आपकी आवाज आ रही है। और सबसे पहले तो मैं बीजी टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर आसिफ फरूकी साहब के लिए एक बहुत अहम प्रोग्राम तरतीब दिया और उर्दू शेर व अदब के नहायत अहम अफराद को रहमत दी। और जाहिर है कि वो सब आए और आज है और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, जो मैंने आसिफ फरूकी साहब की ज़िंदगी का अहाता किया है और एक इजमाली जैसे जायज़ा लिया है, तो मैं महसूस करता हूँ कि उनकी मुकम्मल अदबी ज़िंदगी सिर्फ एक सतर पर मुश्तमिल है। जो उनकी खिदमत है वो है पाकिस्तानी और उर्दू नस्र के आलमी फ़रोग़ में उनका किरदार। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो किरदार अदा किया है वो पाकिस्तानी अदब के फैलाव के लिए किया है और उर्दू नस्र के फैलाव के लिए। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि उनका रुझान पाकिस्तान या उर्दू शेर की तरफ नहीं रहा, उर्दू शायरी की तरफ इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उर्दू नस्र की तरफ उन्होंने तराजिम किए। उन्होंने एक पब्लिकेशन हाउस कायम किए शहरजाद के नाम से, जिसका बुनियादी मकसद भी यही था कि वो गैर मुमालिक की तहरीरों को उर्दू तराजिम में ढालें और उसको दुनिया भर के सामने पेश करें। फिर मैंने एक चीज़ और महसूस की कि आसिफ फरूकी के क्लासिक की तरफ उनका रुझान, वो क्लासिक अदब पढ़ते थे, क्लासिक अदब के फ़रोग़ की बात, और पाकिस्तान में जो क्लासिक शेर व अदब लिखा जा रहा था उसके फ़रोग़ की बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जहन शेर व अदब के हवाले से नहायत आफाकियत और उन्होंने उन्हीं लोगों पर काम किया जिनकी तहरीरों से हमें ज़िंदगी मिली, खा वो हिंदुस्तान के हो, खा वो पाकिस्तान के हों, या खा वो दुनिया के किसी कोने में किसी उर्दू बस्ती में बैठे काम करते हैं, उस पर उन्होंने काम किया। तो इस हवाले से मैं उन्हें एक नहायत सच्चा, मुखलिस और एक उसूल परस्त अदीब समझता हूँ कि उन्होंने नहायत मेहनत से और इंतहाई फ़ाल ज़िंदगी गुजारी। आप ये देखिए कि उनका जो यानी 22 साल की उम्र में वो आतिफ शीशा पर खिले गुलाब नामी किताब लिखते हैं और उसके बाद उनकी वफ़ात तक, यानी वफ़ात में भी उन्होंने हम सब के लिए वबा का रोज़नामचा लिखना शुरू किया और उसके अंदर भी उनके 8-10 जो है वीडियो ब्लॉग्स मौजूद हैं। तो एक शख्स जो है उसको लिखने से मोहब्बत, उर्दू शेर व अदब से मोहब्बत है, उर्दू नस्र से मोहब्बत है, और उसने यानी हम ये सोचते हैं कि वबा के इन दिनों में क्या करेंगे सिवाय लॉकडाउन के कि घर बैठ जाए। जो शायर हैं वो कोरोनाई अदब या कोरोनाई शायरी कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो है ऐसे मौक़ों को भी बड़े गौर से देखता था कि यहाँ पर मैं अपनी क्या खिदमत पेश कर सकूँ। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि वबा के इन दिनों में और लॉकडाउन के इन दिनों में उन्होंने जनाब एक सिलसिला शुरू किया कि वबा का रोज़नामचा लिखना शुरू किया, और वबा का रोज़नामचा
इतनी बड़ी तादाद में पढ़ा जाने लगा और उनके वीडियो क्लिप्स को बड़ी जाने से देखा जाने लगा, तो उससे हमें एहसास होता है कि आसिफ फर्रुखी उर्दू अदब में एक गुंधे हुए आदमी, और उन्होंने बड़ी बड़ी जिसे कहें दिलजमई के साथ काम किया, और उनकी बेशुमार किताबें हैं। और अब चूंकि आज का प्रोग्राम उन पर एक ताज़ियती रेफरेंस भी है, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पैराए से और बहुत पहलुओं से गुफ्तगू नहीं की जा सकती, मतलब उनके बेशुमार पहलू की तरफ। जी डॉक्टर साहब, मैं सहर साहब से मुखातिब होना चाहूँगा। प्रोफेसर सहर अंसारी साहब हमारे साथ ऑनलाइन है। सहर अंसारी साहब, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? सहर साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आई थिंक कि हमारी आवाज़ हम इफ्तिखार आरिफ साहब की तरफ इफ्तिखार साहब, मैं ये कह रहा था कि जो अंग्रेजी के तर्जुमे बहुत सारे लोगों के किताबों के, मजल्लों के, शायरी के हवाले से तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इफ्तिखार साहब, आपको मेरी आवाज़, आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ। जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो उनकी आवाज यहाँ नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये सवाल अमजद इस्लाम आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब की जो उर्दू के जो उन्होंने तर्जुमे किए हैं अंग्रेजी से उर्दू में, उस हवाले से आप क्या देखते हैं? और फिर जो उनको तमगा इम्तियाज मिला और उसके बाद जो उनको वजीर आजम अवार्ड मिला, वो भी उनकी एक तर्जुमे के हवाले से उनको मिला, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे अमजद साहब? देखिए, बात यह है कि ये जो दुनियावी अवार्ड होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जेनरल लिखने वाले के लिए ये चीज़ें जो हैं ये कोई बहुत ज़्यादा मानी नहीं रखती, और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई इज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इज्जत उस बंदे की लोगों के दिलों में पहले से मौजूद होती है। और आसिफ फर्रुखी का मैं समझता हूँ कि कमाल ये है कि उसने ये इज्जत कमाने में निस्बतन बहुत कम वक्त लिया है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कोई बंदा जब किसी फील्ड में रेफरेंस बन जाता है और उसका नाम जो है हमेशा पहली सफ में लिया जाता है, तो ये मुकाम बहुत देर से मिलता है। तो आसिफ फर्रुखी में, और फिर आपने देखा मेरा ये है मुताला कि वो बहुत एक जिसको कहते हैं धीमे मिजाज के आदमी थे, और बहुत कम मैंने मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पे बहुत देखी, लेकिन मैंने बहुत कम उसको हंसते हुए देखा है। एक जैसे एक आदमी अपने ख्यालों में गुम रहने वाला या अपने काम में गुम रहने वाला आदमी जो है, उस तरह की उसकी शख्सियत में एक ठहराव भी था, एक खास तरह की अलूफनेस भी थी। अमूमन मैंने देखा कि जहाँ कहीं महफिल में लोग ज्यादा जमा होते थे तो वो एक साइड पे आमतौर पर रहता था, बहुत कम भीड़ में रहता था। तो ये जो अपने अंदर गुम होने वाली बात है, और मुझे पता चला, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, कि शायद उसकी जो फैमिली लाइफ थी वो भी इसकी वजह से कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब रही, कि इतना ज्यादा उसका एक रुझान था अपने इल्म अदब की तरफ, अपने लिखने लिखाने की तरफ, किताबें पढ़ने की तरफ, तो इसकी कीमत भी उसको देना पड़ी। लेकिन जहाँ तक आपने तर्जुमों की बात की है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया है कि तर्जुमे, अच्छे तर्जुमे तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे अदब के तर्जुमे जो कि बिल्कुल करंट हो, रीसेंट हो, आपके इर्द गिर्द लिखा जा रहा हो, लेकिन वो लिखा दुनिया के कहीं बहुत दूर दराज इलाके में किसी और ज़बान में जा रहा हो, तो ऐसी चीज़ को पिक करना, उसको सिलेक्ट करना और इसको फिर इस अंदाज में अपनी ज़बान में डालना कि वो अपनी जगह पर एक मार्केट की चीज़ बन जाए, मैं ये समझता हूँ कि ये खूबी आसिफ फर्रुखी की ऐसी जो कि उसकी और बहुत सी बातों के साथ हमेशा याद। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहूँगा अपना जो सफर है वो महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इंडिया के एक हिदायतकार सीता के एक नावल तमाशागर का तर्जुमा किया। उसके अलावा उन्होंने अरब के मुसन्निफ रफीक शामी की मुट्ठी भर सितारे का भी तर्जुमा किया। तो डॉक्टर आसिफ फर्रुखी ने अपने आप को महदूद नहीं किया सरहदों का,
تو یہ جو انڈیا کے ہدایت کار کے جو ترجمہ ہوا یا عرب کے ایک مصنف کا ترجمہ انہوں نے کیا، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ سرحدوں کی قید نہیں رکھی ڈاکٹر آصف فاروقی نے؟ بالکل نہیں رکھی، نہ سرحدوں کی قید رکھی، نہ زمانوں کی قید رکھی، نہ انہوں نے کسی اور قسم کی پارٹیشن قائم کی. مثلاً خواتین ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا جو رویہ تھا ادب کے بارے میں ایک بہت مثالی رویہ تھا، اور وہ ان سب تفریقات سے ماورا ہو کر جو خود بھی لکھتے تھے اور جو ان کو اچھی تحریر مل جاتی تھی اس کا ترجمہ کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے. مثلاً جس زمانے میں عراق کی جنگ ہوئی اور نازک الملائکہ غائب ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نازک الملائکہ کا ترجمہ کروں اور ان پر کچھ لکھوں، اور شاہدہ حسن سے بھی انہوں نے کروایا اور ایک مضمون نازک الملائکہ کا. اسی طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلاگ انہوں نے آج کل شروع کیے ہیں، تو اس میں انہوں نے مصطفیٰ حسن جو فلسطین کا تھا اور ایون بولن جو اسکاٹ لینڈ کی شاعرہ تھی، اس کا بہت تفصیل سے اور بڑا اچھا تعارف اور ترجمہ خود پیش کیا ان بلاگز میں جو آج کل وہ ہم سب پر خود سنا رہے تھے. تو آصف تو وہ تھے، جوہری تھے، جو جنہیں جہاں سے بھی کوئی قیمتی پتھر ملتا تھا، جو ہیرا ملتا تھا، وہ اسے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے اور اس کی چمک دمک کو ماند نہیں ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اور یہی ان کا کردار جو ہے یہ ایک سچے دانشور کا اور ایک سچے لکھنے والے کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر طرح کی عصبیت سے پاک ہو کر، یہاں پہ بھی پاکستان کے آپ دیکھیے کہ وہ ہر علاقے میں پہنچے ہوئے تھے. اکبر معصوم کو انہوں نے سانگڑ سے بلا کر کراچی میں پروگرام کیا اور ان کی کتاب کی لانچنگ سیریمنی کروائی. اسی طرح انعام ندیم کو وہ انٹیریئر سندھ سے لائے اور حبیب یونیورسٹی میں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کلیگ بنایا اور ان سے بھی انہوں نے بڑے کام لیے ہیں. اور سحر امداد جب وہاں سے ریٹائر ہوئی اپنی جان شورو یونیورسٹی سے، تو انہیں بھی حبیب یونیورسٹی میں لائے. پھر انہوں نے اپنے طلبہ کا ایک حلقہ بنایا، نئی نسل پر ان کی توجہ تھی. ایک طرف وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ایک طرف وہ اپنے کنٹمپریری ہم جیسوں سے بھی پورا تعلق نبھاتے تھے. پھر ان کی گھریلو زندگی بھی میں نے دیکھی، چونکہ ان کے گھر سے میرا ایک بیٹی کا جیسا تعلق ڈاکٹر صاحب سے رہا ہے. اور جب میں نے پی ایچ ڈی شروع کی اور میں نے وہاں جانا شروع کیا تو آصف نے مجھے کہا کہ آپ لوگ یہاں آنا نہ چھوڑیے گا، ابا بہت خوش رہتے ہیں جو آپ لوگ آتے. ہم سب طالب علم مل کر ہم نے ایک دن مقرر کر لیا تھا کہ ہم ہر اتوار کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے، اور اس سلسلے میں آصف بڑا ہمیں تاکید کرتے رہتے تھے کہ ہم آنا نہ چھوڑیں، اور پھر وہ ہماری عادت بن گئی تھی. اور ڈاکٹر صاحبہ عارف صاحب بہت دیر سے آپ کی آواز کیا نہیں آ رہی، آپ ڈاکٹر آپ کی آواز کیا نہیں آ رہی بالکل. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میوٹ کیا ہوا ہے. میں اس میں خود سے بغیر لوگوں کو سنے ہوئے، کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ پہلے کہی جا چکی ہے نہیں. مگر دو باتیں میں آصف کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے اردو اور سندھی کے درمیان ہمارے صوبہ سندھ میں بہت سے فاصلے پیدا ہوئے. ہمارے کچھ لوگ تھے جنہوں نے سندھی ادیبوں اور اردو ادیبوں کو ایک ساتھ ملانے میں بہت کام کیا، جیسے الیاس چشتی صاحب تھے، آفاق صدیقی صاحب تھے، حمایت علی شاعر صاحب تھے، فہمیدہ ریاض صاحبہ تھی. آصف نے سندھی ادیبوں کو انگریزی میں بھی ترجمہ کیا، مثلا شیخ ایاز پر جو ان کا کام ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں پہلی دفعہ تفصیل سے ان کی شاعری اور ان کی شخصیت پہ گفتگو آصف نے اور پیرزادہ نے مل کر کی. دوسرا جو اہم کام تھا وہ عطیہ داؤد، جو ایک سندھی ادب کی بہت مشہور لکھنے والی ہیں، شاعرہ ہیں، ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ان کو متعارف کرایا.
سندھی ادیبوں اور اردو ادیبوں اور زبانوں کے درمیان ہم آہنگی پاکستان کے مفاد میں اور سندھ کے مفاد میں اور پوری قوم کے مفاد میں تھی. یہ کام اس زمانے میں شاید جتنی محنت کے ساتھ اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا اس میں آصف بہت پیش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے کتابوں کے فیسٹیولز ہوتے ہیں. فرینکفرٹ بک فیسٹیول ہے, لندن بک فیسٹیول ہے, ماسکو فیسٹیول ہے, کیرو اور تہران کے فیسٹیولز ہیں, برازیل کا بک فیسٹیول ہے. مگر جے پور فیسٹیول جو ہندوستان کا فیسٹیول ہے اس نے ہندوستان کی سافٹ امیج کو بلڈ کرنے میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا. ہمارے ہاں امینہ سید نے یہ سلسلہ شروع کیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تحت, مگر جو اس میں اردو اور پاکستانی زبانوں کے سلسلے میں جو بنیادی کام عملی کام کیا وہ آصف فرخی نے کیا, اور ان دونوں نے مل کر ایک بہت اہم لٹریری ایونٹ کو متعارف کرایا جس میں پسپا ہوتے ہوئے کتاب بینی کے عمل کو بہت فروغ حاصل ہوا. اور وہ اس کے بعد بھی جب انہوں نے 2 ادب فیسٹیولز کیے اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مال نظر ہوتی ہیں, مگر دیکھا یہ جانا چاہیے کہ اس سے ہماری زبان کو, ہمارے ادب کو, ہماری کتاب تہذیب کو مؤثر و فعال بنانے میں کتنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آصف کا بڑا کارنامہ ہے. 50 کے قریب غالباً 48 یا 49 دنیا ذات کے شمارے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیے تو اس میں کراچی خاص طور پر جیسے ریفلیکٹ ہوا ہے, یعنی چاہے وہ ان کے ترجمے ہوں, چاہے وہ ان کی نظموں کے انتخاب ہوں, چاہے ان کے افسانوں کا انتخاب ہو, وہ سب اس میں نظر آتا ہے. دوسری بات جیسے ابھی امجد نے کہا وہ ان لوگوں میں تھے جو انٹرنیشنل فکشن پر ان کی بڑی نظر تھی, چنانچہ اس کے اثرات اور اس میں نظر آتے ہیں, ان کے افسانوں میں بھی نظر آتے ہیں اور اس کے اثرات ان کی تدوین میں بھی نظر آتے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بالکل ذرا برابر بات نہیں ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان سے اپنی وابستگی کے زمان میں پہلی دفعہ میں نے انہوں نے ادارت کا کام سر انجام دیا, اور سمجھیے یاسمین حمید اور آصف فروخی نے مل کر انگریزی کے جو پاکستانی لٹریچر کے عنوان سے ایک شمارہ نکلتا تھا اس کی ادارت کی اور کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ساری اس کی تخلیقی جہتیں, اس کی عملی جہتیں فیسٹیول کے حوالے سے, دنیا ذات کے حوالے سے, پھر جو اس نے اشاعتی ادارہ شہرزاد کے حوالے سے قائم کیا, اس نے بھی بعض بہت ہی مارکت العرا چیزیں اس سے منظر عام پر آئیں. مثلا شمس الرحمان فاروقی کا جو ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں, وہ ان کے زیر نگرانی شائع ہوا پاکستان میں. اسی طریقے سے جو تصوف کے بعض بڑے لوگ تھے ان کے ملفوظات کے اقتباسات اور اقوال اس کے زیر نگرانی شائع ہوئی. تو شخصیت کی جو مجموعی صورتحال ہے یہ تو پاکستانی تناظر میں دیکھی جائے گی, ان کی تخلیقی صلاحیت وہ بالکل جداگانہ ہے. دیکھیے یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ تخلیق کار کا جو اصل مرتبہ اور قد و قامت ہے اس کی بنیاد وہ تحریریں ہیں جو انہوں نے کی, جو انہوں نے ترجمے کیے, اس کی ایک اور جہت ہے. جو عملی طور پر جو فیسٹیول میں کام کیا یا دنیا ذات میں یا شہزاد میں کام کیا یا حبیب یونیورسٹی میں کام کیا وہ ایک جداگانہ جہت ہے. مگر جو مجموعی ادبی شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثالی شخصیت ہے اور ساری دنیا میں اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور عام محفلوں مجلسوں میں بھی ان کے جانے کا بڑا رنج ہوا. 60 برس کی عمر یعنی کم عمر ہے, لیکن اگر آپ اللہ ان کو وقت دیتا, اور مگر جیسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لمحہ کم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی کے تمام برس
अपनी तख्लीकी सलाहियतों में सर्फ किए और जो अमली ज़िंदगी का फसाद इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ पे आप शायद यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं लिटरेचर के, चाहे वो फर्ज कीजिए विस्कॉन्सिन में हो या शिकागो में हो या कोलंबिया में हो या लंदन यूनिवर्सिटी में हो, वो सबसे मुत्तसिल रहते थे। जितने उर्दू के बड़े अंग्रेजी के या दूसरी ज़बानों के स्कॉलर हैं वो सब उनसे कांटेक्ट में रहते थे। तो ये जो एक ज़बान के अदीब का बैनुल अक़वामी राब्ता है, ये बहुत मुआविन होता है उसके विजन के एक्सटेंशन में, उसकी वसत नज़र में। और मैं समझता हूँ कि जो कमी उसके जाने से हुई है वो अभी अब जब वो रुखसत हो रहे थे उससे पेशतर भी उन्होंने मेरी ये फातिमा बताएंगे आपको कोई, या मुमकिन इन्होंने बताया हो। अब मेरी उनसे ज़ाती ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि मैं उनके वालिद माजिद की न्याज़मंदों में था और मैंने उनसे बहुत सीखा। तो वो मेरे खुद थे, उन्होंने तमाम ज़िंदगी इस बात को निभाया और उसके मैंने उनको एक शाइस्ता महज़ब आदमी के तौर पे देखा। कभी मैंने ये नहीं देखा कि मैंने कोई बात उनको कही हो, यानी मैंने कोई बात फर्ज कीजिए मुशरतन किसी तरह तवज्जो दिलाई हो, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कोई इनकार की सूरत हुई हो। हम अब मुस्कुराते रहना और अब लगे रहना, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो बड़ा अच्छा इफ्तिखार भाई ये अमीर साहब से पूछना चाहूंगा। अमीर साहब हम उम्मीद में यानी इस एज डॉक्टर साहब ने कोई इस तरह की इसमें आजम की तलाश, चीजें और लोग, शहर बीती, शहर माजरा, मैं शाख से क्यों टूटा, एक आदमी की कमी, मेरे दिन गुजर रहे हैं, इस किस्म की तख्लीक किए। तो अमजद साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इतनी तख्लीक और इतने कम उम्र में और इतने कम वक्त में? जी वही मैंने अर्ज किया ना कि एक तो उनका खानदान, फिर उनकी जाती जो रुझानात, मेहनत थी, फिर उनका अंग्रेजी ज़बान पे जो उनकी दस्तरस रही, और फिर लिटरेचर के पीछे जिस तरह वो दीवानावार फिरते थे, ये सारी चीज़ें मिलकर उनके अपने फ़न में भी रिफ्लेक्ट हुई हैं। और उनके अपने फ़न में भी हमें बहुत सारी ऐसी डायमेंशन नज़र आती हैं जो कि आम तौर पर देखने में नहीं आती। एक आखिर में मैं उनको एक और बात का क्रेडिट जरूर देना चाहूँगा जिसका इफ्तिखार भाई ने अभी जिक्र भी किया है, और वो ये कि पिछले 15 साल से हमारे पाकिस्तान में जो उर्दू अदब था उसके बहुत सारे एवेन्यूज खत्म होते जा रहे थे, जैसे अलकारवावे ज़ौक़ है या दूसरी, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो ये जो एक अदबी मेलों का सिलसिला मीना सैयद ने और उन्होंने शुरू किया, और फिर अहमद शाह ने, मैं समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छी तरह से कराची आर्ट काउंसिल में आगे बढ़ाया। तो हर जगह पे यानी किसी भी तरह का जो एक नजरियाती रेफरेंस कहते हैं उससे हट के वो एक अदब के खिदमतगार के तौर पर, अदब के प्रमोटर के तौर पर मैंने देखा कि हर जगह पर वो आगे आगे होते थे। और इस तरह से इस बेलौस अंदाज में अदब को आगे बढ़ाना जो है ये एक बहुत आला सिफत थी। और अल्लाह ताला ने वो आसिफ फरखी को ये सिफत बहुत दी थी। और यकीनन अब बहुत देर तक, अभी तो ये सदमा बहुत ताज़ा है, बहुत देर तक इस फर्क को महसूस किया जाएगा कि कितना बड़ा, कितना मेहनती और कितना गुनी आदमी हमारे दरमियान से। अच्छा औजे कमाल भाई, आप क्योंकि खुद एक जरीदा निकालते हैं और उन्होंने जरीदों पे, रिसालों पे, अदबी मैगजीन पे बहुत काम किया, तो इस हवाले से औजे कमाल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनकी जो अदबी इस हवाले से खिदमत थी, जो मजमूए और जो इन्होंने रिसाले और जो अदबी मैगजीन पे काम किया। देखिए, जहाँ तक दुनियाज़ात की बात है तो उन्होंने दुनियाज़ात उस वक्त शुरू किया जब औराक़, फ़नून, नक़ूश, सीप, अफ़कार, ये वो पाँच रसाइल हैं जिन्होंने नई नस्ल की बड़ी तरबियत, यानी हर नस्ल की तरबियत। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 3 बड़े रिसाले सामने आए हैं उनमें एक दुनियाज़ात, मुबीद मिर्ज़ा का मुकालमा और अजमल कमाल का आज, ये 3 अदबी रसाइल ने
जो संजीदा अदब लिखने वाले हैं उनकी बड़ी पजीराई की और उनकी खिदमत को कबूल किया। तो इन 3 अदबी रसाइल में दुनिया ज़ात का बड़ा कंट्रीब्यूशन, और मैं समझता हूँ कि दुनिया ज़ात ने बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत ये रिसाला शुरू किया, किसी शौक़ में शुरू नहीं किया, और उन्होंने आलमी अदब को और तराजिम को अपने जहन में रखते हुए, और खुसूसन जो सहाफ़ती अदब है या सहाफ़ती अदब में जो हालात और वाक़यात जो रोज़मर्रा आलमी सतह पर पेश आ रहे हैं उन पर लिखी जाने वाली नज़मों को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया। तो वो जो कहा गया है ना कि कोई शायर या कोई अदीब अगर आलमी हालात और वाक़यात से आशना नहीं है और उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है और उस पर तज़किया व तज़किया नहीं करता है तो फिर वो अदीब नहीं। लिहाजा दुनिया ज़ात ने इस चीज़ को बहुत सामने रखा कि उन्होंने आलमी हालात को नज़मों के रूप में या अफसानों और तराजिम की शक्ल में सामने लाए, और इस तरीके से उन्होंने नई नस्ल को और अदब पढ़ने वालों को और अदब के संजीदा क़ारीन को एक बेहतरीन अदब फराहम किया। तो आपके सवाल की रोशनी में मैं दुनिया ज़ात को एक अहम अदबी रिसाला कहता हूँ कि उसने अदब के संजीदा क़ारीन की बहुत ज़्यादा तरबियत की। अच्छा, डॉक्टर फातिमा हसन, आपने क्योंकि कहा कि आपका बहुत ही यानी फैमिली टर्म्स था डॉक्टर आसिफ फरूखी से, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि उनकी एक वालिद की बहन बनी हुई थी जिन्होंने उनकी तरबियत की, और उनके हवाले से कुछ उन्होंने अक्सर इंटरव्यूज में जिक्र किया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। वो बहन बनी हुई नहीं थी, बल्कि वो उनके रिश्ते की बहन थी, और वो उनकी कोई आगे पीछे नहीं था, और वो शौहर को छोड़ के उस पर एक खाका डॉक्टर असलम फरूखी का बहुत खूबसूरत उनकी किताब में मौजूद है, और वो बिल्कुल अफसानवी किरदार थी। और मुझे आसिफ की वालदा ने भी उनके बारे में बताया है कि वो आसिफ फरूखी के घर में ही रही, और जो आपको पता है कि आसिफ फरूखी की वालदा भी ताजापा भी पढ़ाती थी कॉलेज में, और प्रिंसिपल हो गई थी, और बड़ी मेहनती और अपने पेशे में बहुत मुस्तैद खातून थी। तो इन बच्चों की तरबियत और घर में जो देखभाल है वो खातून ही करती थी, जिनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन इन बच्चों को वो बहुत उन्होंने शफकतें दी, और उन पर उनका डॉक्टर साहब ने बड़ी मोहब्बतों से जिक्र किया, आसिफ ने भी किया है और ताजापा ने भी किया। मैं उस बात को भी मुकम्मल कर दूं जो अभी इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि शायद फातिमा ने आपको बताया हुआ हो। तो यूं हुआ कि ये अभी आसिफ के इंतकाल से 2 रोज कबल की बात है, जुमे के दिन हम एक मीटिंग में, ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग में, इफ्तिखार साहब ने मुझसे पूछा कि फातिमा आसिफ कैसे हैं। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ आसिफ को, क्योंकि चंद रोज पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थे। तो उन्होंने कहा उनकी तबीयत खराब है, और मैंने फोन किया था तो वो बहुत बीमार थे, और फिर मैंने जब दोबारा फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो मीटिंग से फारिग होते ही मैंने आसिफ को फोन किया और उनसे मैंने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है। इफ्तिखार आरिफ साहब बहुत परेशान थे आपके लिए, और वो पूछ रहे थे कि आपकी खैरियत बताओ, आप उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, इफ्तिखार आरिफ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और अब मुझे चांद रात को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो अब कुछ बेहतर हूँ। और मगर उनकी आवाज़ में बहुत नकाहत थी। ये सिर्फ उनके इंतकाल से 2 रोज कबल की बात है। तो मैंने उनसे बहुत इसरार से कहा कि इफ्तिखार साहब परेशान हैं, आप उनको फ़ोन कर लीजिएगा। फिर मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब को फ़ोन करके बताया कि आसिफ से मेरी बात हुई है, उनकी तबीयत तो ख़राब है लेकिन अब वो बेहतर है। पर इसके 2 ही दिन बाद उनकी ये सुनावनी आई, और ये इसी का जिक्र उन्होंने किया। अच्छा, आपने किताबों का नाम लिया, तो ये किताब जो अब उनकी जो सबसे आखिरी किताब आई है तनकीदी मज़ामीन की, और उसका नाम भी उन्होंने, बड़ी हैरत है कि मज़ामीन वो सारे तनकीदी हैं उनके, 21 मज़ामीन हैं किताबों में, लेकिन इसका नाम उन्होंने रखा है एक कहानी नए मजमून की। और ये 2000
20 में शाये हुई है, अदब फेस्टिवल में लॉन्च हुई और आसिफ ने खुद मुझे दी थी। तो मैंने, मेरे ऊपर एक कर्ज आसिफ का है, उन्होंने मुझ पर लिखा, मुझे लिखने में बहुत इनकरेज किया, लेकिन मैंने उन पर नहीं लिखा, बहुत सौ पर लिखा था। तो मैंने कहा था कि इस किताब पे मैं ज़रूर लिखूंगी, और ख़ास तौर से ये कोरोना के दिनों में तो बहुत वक्त था, तो मैंने उनको कई दफ़ा फ़ोन किया, और बल्कि जब मैंने संगत के इदारत में भी मैं रेजिडेंट एडिटर हुई यहाँ की, तो उनसे कहानी लेकर शाये की। तो अब मैं उन पर लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं लिखने बैठती हूँ तो एक कहानी नए मजमून की तनकीद पीछे रह जाती है और आसिफ की कहानियां सामने आ जाती हैं, और मैं आसिफ से कहती हूँ कि आसिफ आप बुनियादी तौर पर कहानीकार ही थे, आपने कहानी से जिंदगी गुजारी, तरह तरह के किरदारों में सामने आए। मेरे सामने तो वो उनका प्रोफेशनल रूप भी है। मैं ऐसे इदारे में थी, कच्ची आबादी अथॉरिटी में, कि मैंने उनको आगा खान यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी मेडिसिन में काम करते देखा। मैं यूनिसेफ के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो मैंने उन्हें यूनिसेफ के एक ऑफिसर के तौर पे देखा। जिन दिनों मैं सिंध में सैलाब पे काम कर रही, सैलाब के मददगारों के लिए मेहर में काम कर रही थी, उन दिनों आसिफ जिस तरह से सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे थे, वो सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं थी, बल्कि वो एक हसास इंसान की खिदमत थी जो वो पेश कर रहे थे। और जब वो वक्त आया कि मैं वहाँ से बच्चों और औरतों को बचा के कोठरी ले आई थी, और वहाँ पे बच्चों के लिए मेडिसिन की बहुत ज़रूरत थी जिसको हमारा इदारा पूरा नहीं कर सकता था, तो मैंने आसिफ से कहा कि आसिफ अब मुझे यूनिसेफ से बच्चों के लिए दवा दिलवा दे। तो पता नहीं किस तरह आउट ऑफ वे गए, या किस तरह दूसरे ही रोज हमारे यहाँ ट्रक भरी हुई अदवात मेरे दफ्तर पहुंच गई। तो ये आसिफ के जो रूप है। डॉक्टर साहब, आसिफ, डॉक्टर आसिफ फर्रुगी के हवाले से, यानी मेरे सामने जितने सवाल थे उसमें से 1% भी मैं नहीं कर सका हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे पास, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर आप मुझसे पूछें कि उनके जो डॉक्टर, आप कोई सवाल करें तो उनकी आवाज रिपीट। आप मुझे बताएं कौन सा सवाल करूं। आप आरिफ साहब से पूछिए कि जो उनको जो वजीर आज़म मिला, वो एक मुतरजिम के हवाले से आवाज या नहीं आ रही, तो जरा इफ्तिखार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि उनको जो मुतरजिम के तौर पर वजीर आज़म का अवार्ड मिला था, वो उसके बारे में आप बताएंगे? फिर से कहिए। वो जो उनको तर्जुमे पर अवार्ड मिला था और वजीर आज़म में अवार्ड मिला, उसके बारे में अवार्ड तो मिला था, मगर जाहिर है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं दुनियावी एतबार से इतनी अहमियत नहीं रखती, और रखती भी हैं। चुनाचे उनकी खिदमत के इतराफ़ में पहले उनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया था, और मुमकिन है कि आइंदा भी उनको जो उससे बेहतर और आला अवार्ड है वो उसके लिए किया जाए। साहिबान इख्तियार इस बात पर तवज्जो देंगे। मैं तो सिर्फ ये 2 बातें और एक ऐड करना चाहता हूँ। इसका सबब क्या है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई रुखसत होता है तो फौरी तौर पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अपने इज़हार गम को जो सही होता है उसको बयान करते हैं, अपने ताल्लुकात व मरासिम को बयान करते हैं, और बहुत से वादे करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वक्त बहुत ज़ालिम में गुजर जाता है और हम सब चीज़ें फरामोश कर देते हैं। कोशिश इस बात की जानी चाहिए कि जो हम अमली बातें कम से कम वो तो हो जाएं। मसलन जो बेहद अच्छा कुतुब खाना था आसिफ फर्रुगी का, उसको महफूज होना चाहिए। बेहद अच्छी तस्वीरों का एक कलेक्शन उनके पास था, उसको महफूज होना चाहिए। ये जो अभी वो कहानियाँ लिख रहे थे, वो कुछ मुझे इनाम ने बतलाया कि समझिए 6-8 कहानियाँ हो गई थी, 2-1 कहानियाँ होने वाली थी। वो कहानियाँ कहाँ हैं, उनको महफूज होना चाहिए। उन्होंने जो दुनियाज़ात का ये जो 49वां शुमारा
یہ کرونا کے حوالے سے ترتیب دے رکھا تھا، اس کو شائع ہونا چاہیے. جو دنیا زاد میں کا سفر ہے ادبی، اس کو اگر کسی صورت جاری رکھا جا سکے، شہزاد کو. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان افراد کے بس میں نہیں ہیں، مگر جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. اس کا مشن تھا زبانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، جو وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس رویے کو، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ کراچی اس اعتبار سے بہت مظلوم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے دونوں تہذیبوں کو ملانے کا کام کیا ان کو بھی ویسے یاد نہیں رکھا جاتا. جیسے الیاس عشقی ہیں مثلا، کوئی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ الیاس عشقی صاحب پہ کسی نے کوئی مضمون بڑا لمبا لکھا. مثلا حمایت علی شاعر تھے، انہوں نے شیخ ایاز کے سلسلے میں اور سندھ کے دوسرے شعراء کے سلسلے میں تراجم کیے اور کام کیا. اسی طریقے سے آفاق صدیقی صاحب مرحوم تھے. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فیسٹیول میں سندھ کے ادیبوں کو پیش رکھتے تھے کہ بھئی احمد جلیل آئے ہیں، یا امداد حسینی آئے ہیں، یا سحر امداد آئی ہیں، یا نور الہدیٰ شاہ آئی ہیں، یا امر سندھو آئی ہیں، یا عرفانہ آئی ہیں. تو مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانوں کے درمیان ہم آہنگی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کو فروغ دینے کا کام کیا جانا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ادب ہمیں شائستگی سکھاتا ہے اور تہذیب سکھاتا ہے اور محبت کرنا سکھاتا ہے. میں نے آصف فرخی کو بہت مہذب پایا. میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، کبھی میرے سامنے کوئی ناشائستہ بات، ناسزا کلمہ ان کے منہ سے کسی کے بارے میں نہیں نکلا. میں نے ان کو مشتاق احمد یوسی صاحب کے ساتھ دیکھا، میں نے ان کو انتظار حسین صاحب کے ساتھ دیکھا، میں نے ان کو حسن منظر صاحب کے ساتھ دیکھا، میں نے ان کو اسد محمد خان کے ساتھ دیکھا، میں نے ان کو شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ دیکھا، میں نے ان کو شمیم حنفی کے ساتھ دیکھا. یہ تمام لوگ وہ تھے کہ جو عمر میں ان سے بڑے تھے. کبھی میں نے ان کے لہجے میں تیزی نہیں دیکھی. کبھی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم چمک رہے ہوتے ہیں اور نمایاں ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے، کبھی انہوں نے اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے، ظاہر ہے کہ بہت ہی صاحب مطالعہ آدمی تھے، بہت ہی صاحب علم آدمی تھے، اور سب سے ایک اہم بات کہ اپ ٹو ڈیٹ جسے کہتے ہیں، کہ ہر وہ کتاب فکشن کے حوالے سے جو دنیا کے ادبی منظرنامے پہ آتی تھی، جتنی جلدی ان کی نظر سے گزرتی تھی، وہ ان کے دوست بخوبی اس سے واقف ہیں. تو جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کی تہذیب تھی، بلا شبہ اس میں ہماری بھابھی تاج اور اسلم فرخی صاحب کی تربیت کو دخل ہے، اور اس خاندان کی جو تصوف کی روایت ہے اس کو دخل ہے. ان کے ہاں ایک دھیما پن، میں نے کبھی ان کو کسی سے بد کلامی کرتے نہیں دیکھا. کبھی چہرے پر کوئی جیسے ہوتا ہے کہ بہت ہی مدمر بنے ہوئے ہیں، اور بہت ہی چہرے پہ متانت اور بردباری، اور وہ جو ایک عالمانہ تکبر کی صورت نخوت کی، ان سب سے آصف بری تھے بہت. اور سچی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سب کو اپنے جانے والوں کا ہوتا ہے دکھ. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ جیسے آصف چلا گیا، اور مثلا میرے بعض نوجوان دوست یا چھوٹے چلے گئے جن کا مجھے قلق ہوا، جیسے کہ جمال چلا گیا. اب جمال کوئی ہفتہ دن نہیں جاتا جب جمال پہ تذکرہ نہیں ہوتا. پروین چلی گئی، کوئی دن نہیں جاتا جب اس کا خیال نہ آتا ہو. سرور چلا گیا، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ادبی زندگی کے بارے میں. تو آصف چلے گئے، اور ابھی تک یقین نہیں آتا کہ آصف چلا گیا، مگر آصف ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور کتابوں میں زندہ ہے، اور اپنے ترجموں میں زندہ ہے. اور پاکستان کے جو گزشتہ 4 اشرے ہیں، ان کے ادبی تہذیبی منظرنامے میں آصف فرخی کو بلانا
मुमकिन नहीं होगा, वो एक दरख्शां नुमायां नामदार नमूदार आदमी के तौर पर हमेशा याद रखा जाए। अच्छा, इफ्तिखार में मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैं ये कहूँगा कि आखिर में डॉक्टर फातिमा हसन कमाल भाई और इफ्तिखार आरिफ साहब उनके हवाले से कोई बात है, उनके हवाले से कुछ कहना चाहें तो डॉक्टर फातिमा हसन आप बताइए। अंसारी साहब मेरे साथ थे, लेकिन वो उनकी ऑडियो और वीडियो दोनों हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं डॉक्टर फातिमा हसन आपसे कहूँगा कि आखिर में डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के हवाले से जो कुछ रह गया है जो आप मुख्तसरन कहना चाहें प्लीज। देखिए, आसिफ की इतनी हमजहत शख्सियत थी और इतनी खिदमात हैं और इतनी जहतों में हैं, और जिस सतह पर हैं उस सतह पर इजहार करना और मुकम्मल इजहार करना मुमकिन नहीं। और जैसा कि अभी इफ्तिखार आरिफ साहब ने बताया कि हम लोग इस वक्त एक शौक में हैं, इस वक्त हम लोग सदमे में हैं, बहुत अपने ऊपर बहुत अपने जज्बात पर काबू करके बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब भी गुलूबगीर हो जा रहे हैं, मैं भी अपने आंसुओं को थामे हुए हूँ। बस ये है कि वो जो काम कर गए हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। जो काम उनका अधूरा रह गया है उस पर सबको आगे बढ़ के काम करना होगा। शायद एक शख्स ये काम ना कर सके, जैसे आसिफ ने तने तनहा बहुत से काम किए हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ लोग ये जिम्मेदारी ले लें कि उनके जो काम नामुकम्मल रह गए हैं या जो काम शुरू किए थे वो बंद ना होने पाए। मसलन अमीना सैयद के साथ उन्होंने जो लिटरेचर फेस्टिवल का सिलसिला शुरू किया था वो जारी रहना चाहिए। दुनिया ज़ात का जो कोरोना वबा से मुतालिक इशू आ रहा था उसको आ जाना चाहिए। उस सिलसिले में मुझे मालूमात है कि वो सारा मवाद कहाँ है। इसी तरह आसिफ की अपनी तहरीरें भी महफूज हैं और उनकी किताबें भी महफूज हैं। मैं इफ्तिखार आरिफ साहब से भी कहूँगी और इस प्लेटफॉर्म से हबीब यूनिवर्सिटी को ये पैगाम दूंगी कि वो इदारा है जिसमें आसिफ ने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं और मुनफरिद खिदमात अंजाम दी हैं। तो आसिफ की किताबों को, आसिफ के काम को महफूज करने के लिए एक शोबा, और वहाँ आसिफ के बहुत अच्छे शागिर्द हैं, उनकी तरबियत है। और उनके कलीग में भी तनवीर अंजुम है, अफजाल अहमद सैयद हैं, काशिफ हैं, इनाम नदीम हैं, ये उनके दोस्तों में डॉक्टर शेरशाह हैं, तारिक फजली हैं, इरफान हैं, ये सब मिलकर और ये हबीब यूनिवर्सिटी ख़ास तौर से, क्योंकि एक सरपरस्त इदारा होना चाहिए जो इदारों का काम करे। मैंने उनके भाई से राब्ता किया था और मैंने कहा था कि जहाँ भी मेरी खिदमत की ज़रूरत है मैं मौजूद हूँ। मैं उनके पब्लिशर को भी जानती, प्रिंटर को भी जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो सब मवाद जो उन्होंने जमा किया था वो किसके पास है और कहाँ है। लेकिन ये मैं उस वक्त ही कर सकूँगी जब कोई पीछे एक सरपरस्त इदारा मौजूद हो, और वो सरपरस्त इदारा मेरा ख्याल है कि हबीब यूनिवर्सिटी बन सकती है। उनकी बेटी कराची आने वाली थी, गज़ल शायद आज पहुंच गई होंगी, तो एक मुलाकात मैं कर फिर इस पर मजीद इस काम को आगे बढ़ाऊंगी। हम सब की जिम्मेदारी है कि जिस काम को उन्होंने जहां छोड़ा है वहां पर उसे ख़त्म न होने दिया जाए। आसिफ ने हमारे लिए न सिर्फ बीज बोए हैं बल्कि बड़े घने शजर भी, पौधे भी उन्होंने सींचे हैं। तो अब उनको आगे उन पर उनकी आबियारी करना हम सब की जिम्मेदारी है। यही। अच्छा डॉक्टर फातिमा हसन, इस वक्त बीजी टीवी जर्मनी से पूरी दुनिया में आप देखी जा रही हैं, और हमारी एक छोटी सी काविश थी कि हम पाकिस्तान का जो सरमाया है डॉक्टर आसिफ फर्रुखी, उनके हवाले से एक छोटी सी अपनी तौर पे एक तोहफा पेश कर सकें इस प्रोग्राम के हवाले से। तो हमारे बीजी टीवी जर्मनी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, कोई पैगाम? जी बिल्कुल। मैं जब से ये सानेहा हुआ है तो मैं प्रोग्राम देख रही हूँ जो आसिफ पे हो रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने आज बहुत सलीके से ये प्रोग्राम
ترتیب دیا ہے اور جن شخصیات کو آپ نے یہاں پر مدعو کیا ہے ان میں افتخار عارف صاحب اور جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اس وقت اردو دنیا کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سردار ہیں اس قافلے کے اور یہی ہمارے سرپرست ہیں. پھر آپ نے امجد اسلام امجد کو جن کا بہت رابطہ رہا ہے. آپ نے اوج کمال کو، اوج کمال ایک مدرس بھی ہیں، ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ یہ ایسے بزرگوں کے صاحبزادے ہیں جن کے اپنے بہت نام ہے اور نامور باپ کے جو والد کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو اپنی شناخت بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آصف نے اور اوج کمال نے اپنی شناخت اپنے کام سے بنائی ہے. ان کا آنا تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر انتخاب کیا ہے. سحر انصاری صاحب گفتگو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے آصف کا پورا سفر دیکھا تھا اور مجھے آپ نے بلایا تو میرا تو آصف سے برادرانہ ہی سا تعلق بھی تھا کنٹمپریری کے علاوہ بھی. وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے اور ان کے گھریلو جو روابط تھے اس کی وجہ سے وہ میرے بے تکلف دوست نہیں بن سکے، لیکن وہ میرے لیے بالکل ایک بھائیوں کی طرح رہے اور بہت اچھے کنٹمپریری رہے اور انہوں نے میرے ساتھ ایک بہت شائستہ اور احترام کے رشتہ قائم رکھا. تو بس آصف کو بھول میرے لیے بہت مشکل ہے. جی بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے سیل فون کی بیٹری ختم ہو رہی ہے تو آپ صرف یہ ہے کہ آصف شناسی پہ کام کرتے ہیں کہ جو طالب علم ہیں وہ آصف شناسی پہ کام کریں. جو محترمہ فاطمہ صاحبہ نے اور افتخار بھائی نے کہا ہے ان کی بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ ہم سب اور ان کے احباب آصف شناسی پہ کام کریں تو انہوں نے بہت کیا ہے اور اس کے پھیلاؤ کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر ایک میری مدد کیجیے گا کہ میرا ایک سوال افتخار عارف صاحب جی وہ کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے چینل کے حوالے سے بھی اور آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں وہ پلیز. افتخار عارف صاحب آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کچھ آپ یہ جو پروگرام ہوا ہے چینل سے ٹی وی کے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اور اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا کنکلوڈنگ جملہ، ایک آخری جملہ اس پروگرام کے حوالے اور ٹی وی کے حوالے سے. اس وقت کی اردو دنیا میں آصف فروخی ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے تخلیقی جہتوں کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اردو زبان و ادب کی اور پاکستانی زبان و ادب کی بہت خدمت کی. یہ ایسا کام ہے جو نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور بزرگوں کے لیے بھی قابل فخر ہے. ہمارے لیے اطمینان اور طمانینت کی بات ہے کہ آصف فروخی جیسے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے جنہوں نے یکسوئی کے ساتھ محنت اور لگن کے ساتھ ادب کی ترویج و فروغ کو اپنی زندگی کا اسلوب نہیں بنایا، اپنی زندگی سمجھ کر ترجیح اول سمجھ کر زندگی بسر کی. ان کی اول اور آخر ترجیح ادب تھی اور اسی پر ان کی زندگی کا اختتام ہوا. آخر سانس تک وہ شخص لکھتا رہا اور آخر دن تک کی تحریر اس بات کی گواہی ہے کہ ادب اس کی ترجیح اول تھا. وہ آپ سے کچھ کمنٹ بزی ٹی وی پر بھی چاہتے ہیں جس کے تحت یہ پروگرام ہوا ہے. افتخار صاحب کچھ اس پروگرام کے حوالے سے اس پروگرام کے حوالے سے جی آپ انہوں نے جو آرگنائز کیا. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ میں تو سوشل میڈیا کے استعمال کا قائل تو ہوں مگر میں اس کی جو تکنیکی زحمتیں ہیں اس کو نہیں سمجھتا، مگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے کا جو بھی ذریعہ ہو اس کو ادب اور زبان کے فروغ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے.
اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو باہر رہ کر بھی اپنی زبان و ادب سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے خود 14-15 برس ملک سے باہر گزارے ہیں۔ میں اس تکلیف کو بھی سمجھتا ہوں جو باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس درد کو بھی محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کی کوئی جزا بجز اپنے اطمینان قلب کے اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ وہاں بیٹھ کر اپنی زبان کی بات کریں، ادب کی بات کریں، اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اس میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں تالیاں نہیں بجتی۔ آدمی اپنی توجہ سے، اپنے وقت سے، اپنے دماغ سے کوئی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ تو جو اردو کے یہ خدمت گزار ہیں، ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے ملک کو اور ہمارے ادب کو عالمی سطح پر قائم رکھنے میں اور اس کی ترویج و فروغ میں شریک ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ کا، اور افتخار عارف صاحب آپ کا، امجد صاحب آپ کا، ڈاکٹر اوجے کمال صاحب آپ کا، پروفیسر سحر انصاری صاحب وہ میرے ساتھ پہلے وقت سے اور آخر تک وہ میرے ساتھ آن لائن رہے، لیکن ان کی آواز ہم تک سے نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ان کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ بیزی ٹی وی جرمنی سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے تھے جو ہم نے ڈاکٹر آصف فروخی کے حوالے سے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ دنیا ادب کے بہت بڑے نام آج میرے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور میری واقعی خوش قسمتی ہے کہ جناب محترم افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ پورے اس پروگرام میں موجود رہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن تھے، وہ ویڈیو کال ان کی ہم تک پہنچ گئی تھی، لیکن ان کی آڈیو صحیح نہیں آ رہی تھی، جس کی بنا پر ہم ان کی آواز نہیں سن پائے۔ ہم کسی اور پروگرام میں پروفیسر سحر انصاری کو ضرور دوبارہ زحمت دیں گے۔ جناب بہت بڑا نام پاکستانی ادب کا امجد اسلام امجد صاحب، لاہور سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا۔ امجد اسلام امجد صاحب کے ہم بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور ہمیں انہوں نے ڈاکٹر آصف فروخی کے حوالے سے بہترین معلومات دی اور اپنے علم کا ہم پر اپنے علم کو واہ کیا۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا بھی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام اور اتنا اپنے جو عقیدہ تھا ان کا، جو محبت تھی اور جو ادب کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، وہ ڈاکٹر آصف فروخی کے بعد انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور کہیں کہیں وہ ہمارے ساتھ میزبان بھی بن گئیں، اور انہوں نے جو ہماری آواز کہیں کہیں کچھ مقام پہ افتخار عارف صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو انہوں نے میرے سوال کو اپنی زبان سے ان تک پہنچایا، اور میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دیا۔ اور آخر میں ڈاکٹر اوجے کمال جو ادب کی دنیا میں بہت بڑا نام، اور وہ ایک دنیا ادب کے حوالے سے ایک ایسا مجلہ نکالتے ہیں، گزشتہ 30 سال سے آئے تھے، کہ جو پوری دنیا میں جاتا ہے، اور اردو ادب کا جو خدمت اردو ادب کی ڈاکٹر اوجے کمال کر رہے ہیں، اللہ میاں ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور علم کا یہ سفر ان کا جاری و ساری رہے۔ محترم ناظرین و سامعین، میں باقر زیدی جرمنی اسٹوڈیو سے، بیزی اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ موجود تھا۔ بیزی ٹی وی آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آج کل یہی ذرائع ہیں آپ تک اپنی آواز پہنچانے کے۔ اب جو بڑے بڑے چینل تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کا وہ دور نہیں رہا ہے، بلکہ اب موبائل میں اور بہت ہی آسان طریقے سے بات پہنچانی چاہیے، اور جو پہنچ رہی ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنے کمنٹس دیے، ابھی بھی ان کے کمنٹس مجھ تک آ رہے ہیں، جن کے کمنٹس میں پہنچا سکا ان کا وہ میں آپ کو دوبارہ بھی دکھاتا ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پروگرام میں ہمیں مسلسل لکھ رہے تھے، مجھے میسج بھی آ رہے تھے، فون کالز بھی آ رہی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے جو معزز مہمانان تھے وہ اتنے بیزی لوگ ہیں کہ جن سے زیادہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم استفادہ کریں، اور ڈاکٹر آصف فروخی کے اس پروگرام میں ہم ان سے بہت ساری چیزیں اور ان کے اظہار خیال معلوم کریں۔ بہت سارے سوال رہ گئے، کبھی وقت ہوا تو ڈاکٹر آصف فروخی کے دوسری ادبی
جو مجلے ہیں جو انہوں نے انگلش ادب سے ترجمے کا کام کیا ہے یا جو دوسری ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے. علم و ادب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں مشکور ہوں ڈاکٹر سرور زہرا زیدی جو اپنا اظہار کرنا چاہ رہی تھی اس پروگرام میں. وہ ان کا ویڈیو کال میرے پاس اس وقت موجود ہے. اور پاکستان سے جناب عامر بشیر صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں, اور خاص طور پر ڈاکٹر آصف فروخی نے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ بزم طلبہ سے کیا. اور بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کا ایک ایسا پروگرام تھا, ایک ایسا ادارہ ہے جو یاور بیدی صاحب کے دور سے شروع ہوا اور وہ اب تک جاری ہے. اور اس 50-60 سال کے سفر میں بہت ساری شخصیات, چاہے وہ ادبی ہوں, چاہے وہ علمی ہوں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ سماجی ہوں, وہ بزم طلبہ سے نکلی اور دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے علم و ادب کا چراغ روشن کیا. آج بھی بزم طلبہ کے لوگ اپنے پوری طاقت کے ساتھ علم و ادب کو پھیلا رہے ہیں. تو میرے پاس ویڈیو کالز ہیں ڈاکٹر سرور زہرا زیدی جو اس وقت دبئی میں ہیں, وہاں سے انہوں نے ہمیں UAE دبئی سے ہمیں یہ اپنا میسج ریکارڈ کرایا ہے. اور عامر بشیر بھی اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. میں ان کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا تاکہ آپ اور ہمارے اس خصوصی پروگرام میں یہ 2 افراد بھی شامل ہو سکیں. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کو میں عامر بشیر کا یہ ایکسکلوزیو انٹرویو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آصف فروخی کا چلا جانا ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے. بہت مشہور قول ہے, ہم بڑے نہ تھے, بڑوں کے مرنے نے ہمیں بڑا بنا دیا. ڈاکٹر آصف فروخی کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں تھا. وہ اپنی زندگی میں بڑے بن گئے تھے اور انہوں نے کسی بڑے کے جانے کا انتظار بھی نہ کیا. میں جب ڈاکٹر آصف فروخی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس زندگی میں بہت ساری جہتیں نظر آتی ہیں, اور یہ جہت ادب کی ہے, سائنس کی ہے, لکھنے کی ہے, بولنے کی ہے, ادبی میلے کے انعقاد کی ہے. انہوں نے پاکستان کے ہارورڈ یونیورسٹی ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا, وہ فزیشین تھے, اور پھر پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کرنے دنیا کی مشہور و معروف یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں گئے, اور آغا خان یونیورسٹی کی فیکلٹی میں رہے, یونیسیف کے ساتھ کام کیا, حبیب یونیورسٹی کے ساتھ کام کیا. وہ کہ اگر آپ ان کا تعلیمی اور ان کا کیریئر دیکھیں تو وہ انتہائی شاندار رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دوسری جہت ہے یعنی ادب میں بھی جو انہوں نے کام کیا, چاہے وہ ترجموں کا ہے یا افسانے ہیں یا کہانیاں ہیں یا تنقیدی مضامین ہیں, وہ سب اس معیار کے ہیں جسے عالمی ادب کے برابر لایا جا سکتا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں. ان کی عالمی ادب پر بڑی گہری نظر تھی. آصف فروخی کی ناگہانی انہوں نے عالمی ادب سب کچھ ششدر کر دیا ہے. ہم سب حالت غم میں ہیں. میں جب ان کو یاد کرتے ہوئے بیٹھی تو یادوں کے دھاگوں کی الجھی ہوئی پوتلی سے میرے سامنے کھلتی چلی گئی. کون سا دھاگا کہاں سے پکڑوں؟ وہ میرے ہم پیشہ ڈاکٹر تھے. اس حوالے سے ان کی کمیونٹی ہیلتھ کے بلند منصب اور کام گنواؤں. ایک اعلیٰ ادیب, افسانہ نگار, نقاد, کالم نگار, مترجم, مولم اور پھر مدیر کے حوالے سے کچھ لکھوں, یا ادبی تحریکوں کو سماجی روش میں ڈھالنے والے متحرک کراچی لٹریری فیسٹیول کے منتظم کو یاد کروں, یا پھر میں پاکستان کے اس زندہ تہذیبی فرد کا ذکر کروں جو ہندوستان سے ہجرت کا دکھ لے کر آیا تھا اور اتفاق سے اسی خطے سے جہاں سے میرا تعلق ہے, میرے اجداد کا تعلق ہے, اور اسی طرح اس نے تہذیبی شکست و ریخت کا سامنا کیا اور پھر سندھ میں بسنے والے لوگوں کی نئی تہذیب سے جڑنے کی ایک مثال قائم کی.
या जी नाज़रीन और सामीन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वक्त बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था और हमारे इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम्स ऑन एयर जाने हैं, तो ये डॉक्टर सरवत ज़हरा ज़ैदी ने हमें अपना पैगाम भेजा था, वीडियो पैगाम दुबई से, और आमिर बशीर ने पाकिस्तान से अपने पैगाम दिए थे। आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त फ़ातिमा हसन जो हैं वो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं और मैं चाहूँगा कि उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा कर दूँ। जी फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप शुरू से आखिर तक डॉक्टर फ़ातिमा हसन मेरे साथ थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और आपने आमिर बशीर और सरवत ज़हरा को सुनाया। सरवत ज़हरा का और आसिफ का के ताल्लुकात भी रहे हैं और हम पेशा भी रहे हैं और उनमें बहुत सी कदरें मुश्तरक है, और एक तरफ उन्होंने जो तवज्जो दिलाई कि हम उनका ख़ानदान, मेरा ख़ानदान और आसिफ का ख़ानदान जिस खित्ते से आया था उसकी तहजीबें भी मुश्तरक हैं। तो किसी और मौके पे आप ये पूरा इन दोनों का पैगाम पूरा, खासतौर से सरवत का पैगाम जो है, आमिर बशीर का तो हमने सुन लिया, वो पूरा सुनवा दीजिएगा। और जी मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे अदबी प्रोग्राम में आप शरीक करते रहेंगे। फिर मैं पूरी अदबी बिरादरी की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बड़ी मेहनत से तरतीब दिया है। और हम फ्राइडे को एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है दुनियाए अदब। तो हम इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपको वो नया प्रोग्राम हम सुनाएंगे और बज़्म अदब के नाम से हमारा एक नया प्रोग्राम है और इसमें आप जो फ्राइडे है उसमें पहला इंटरव्यू आप जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का सुनेंगे हमारे इस चैनल से, और उसको होस्ट करेंगे हमारे बड़े अच्छे मौज़ीज़ और बड़े बेहतरीन निज़ामत करने वाले पाकिस्तान के जनाब इकबाल अहसन नदीम साहब। हमने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो उस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे और ये चैनल पे आप अदबी सिलसिला देखेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपकी भी मुलाकात लोगों से कराएंगे। आज का प्रोग्राम तो डॉक्टर आसिफ फरूखी के हवाले से था, इसलिए हम कुछ पर्सनल बात आपके बारे में भी, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के बारे में बतानी थी, लेकिन लोगों को पता है कि इफ्तिखार आरिफ कौन है, अमजद इस्लाम अमजद कौन है, प्रोफेसर सहर अंसारी कौन है, औजे कमाल कौन है और हमारी डॉक्टर फ़ातिमा हसन कौन है और कितना इल्म और अदब के हवाले से काम कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BZ TV देखते रहिए और दुआ कीजिए कि हम बहुत कम वसाइल में बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम हिम्मत ना हारें और इस किस्म के अदबी, सोशल, इन्फो और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम आपको BZ TV जर्मनी से दिखाते रहें और पेश करते रहें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन और सामीन, जी सलाम अलैकुम। नाज़रीन और सामीन, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, ये खूबसूरत प्रोग्राम और ये जो सिलसिला आपने देखा, ये BZ TV जर्मनी से आप सुन रहे थे डॉक्टर आसिफ फरूखी के हवाले से, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अदबी, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ खुसूसी और नए प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं BZ TV जर्मनी से और BZ.572 TV से हमारा जो नया चैनल है उस पर हम कुछ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके दोस्तों तक हमारा चैनल नहीं पहुंच रहा तो हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो आप सब तक पहुंच सके। अब अपने मेज़बान बाकर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका ये सिलसिला हमारे साथ जारी हो सारी रहे। कोई ज़रूरत दीजिए बाकर ज़ैदी को। आपने शुरू में ये फरमाया था कि मादरी ज़बान वो ज़बान है जिसका तायुन पैदाइश से और कुदरत से हो जाता है। तो ये चॉइस आपकी नहीं है, आपको ये इख्तियार नहीं है कि मेरे बच्चे पंजाबी या सिंधी या पश्तो बोलते हुए पैदा होंगे, ये तो आपको इख्तियार दिया नहीं गया। दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तान की ज़बानों को इलाकाई ना कहें, हम इलाकाई का लफ्ज या रीजनल लैंग्वेज कह के हम खामखा उनके दायरे को महदूद करने पर तुल जाते हैं। गोया ज़बान
صرف ایک علاقے تک پابند ہے, اس سے آگے اس زبان کا کوئی حیثیت یا کوئی دائرہ کار نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید پاکستان میں صرف ایک ہی علاقائی زبان ہے اور وہ انگریزی ہے جو کلفٹن کی علاقائی زبان ہے. تو اس کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سندھی بولنے والے آپ کو لاہور میں یا اسلام آباد میں نہیں ملیں گے, یا پنجابی بولنے والے آپ کو کراچی میں یا سکھر میں نہیں ملیں گے. تو ہم خواہ مخواہ ان زبانوں کو علاقائی کہتے ہیں.